हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं मेरा ऑनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ हिमालयन 450 का। मैंने बाइक को चलाया ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर मैंने चलाया है। सो ये वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट डिटेल में जितने भी पॉइंट्स अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना, वो सब बताने वाला हूँ। क्या इसका माइलेज है, सिटी में चलाने के टाइम पे ये गर्म होती है या नहीं होती है, इजी क्रूजिंग स्पीड क्या है, क्या ये बाइक आप डेली राइड के लिए यूज़ कर सकते हो, क्या क्या ये बाइक के अंदर इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं। स्पेशली आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ माइलेज के बारे में, वो आपको ज़रूर ये वीडियो के अंदर देखनी चाहिए कि आपको माइलेज फिगर्स क्या मिल सकते हैं हाईवे पे एंड सिटी में। मतलब ऐसा माइलेज फिगर ये बाइक ने मुझे दिया है, मतलब मैं तो उस पर यकीन नहीं कर पाया। तो आपको मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट आप एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्राइस के बारे में। तो अब जो ये बाइक है ना, हैंडले ब्लैक आपको मिलेगी 2.98 लाख की एक्स शोरूम प्राइस पे। एंड स्टार्टिंग प्राइस जो काजा ब्राउन है उसका है 2.85 लाख्स। कल ही प्राइस हाइक हुई है, ऑलमोस्ट 16,000 रुपये बढ़ गए हैं और ये वाले मॉडल पे आपको 14,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। सो प्राइस जिन लोगों ने पहले ले लिया है इंट्रोडक्टरी ऑफ़र पे तो उनको तो कम पड़ी है, और अब जो लेने वाले हैं उनको थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, ऑलमोस्ट 15,000 रुपये, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं सोचा कि 5 से 8,000 रुपये इंक्रीज़ होगा हर एक वेरिएंट पे, बट इन्होंने थोड़ा ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर दिया। लुक्स के बारे में बात करें तो भाई देखो, लुक्स तो समवाट जो पुराने वाली है ना हिमालयन 411 उसके जैसे दिखता है, बट अब ये ना थोड़ी ज़्यादा टॉल दिखती है, और लंबाई है ना, व्हील बेस थोड़ा मुझे इसका ज़्यादा लगता है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 100 mm। एंड ये थोड़ी ज़्यादा एडवेंचर टूरर का जो फील है ना वो देती है, अगर मैं पुराने वाली से इसको कंपेयर करूँ। आप एक बार चारों तरफ से इसको देख लीजिए। वैसे आपने बहुत सारे वीडियोज़ इंटरनेट पर अभी तक देख ही लिए होंगे, बट कलर जो है ना ये वाला, ये काफ़ी तगड़ा दिखता है। और स्पेशली जो सामने का लुक है ना वो भाई बहुत तगड़ा दिखता है। स्पेशली ये जो हाई माउंटेड जो बीक है ना यहाँ वाली, ये काफ़ी अच्छी दिखती है। ओवरऑल सामने से आप देखो काफ़ी टॉल दिखती है पुराने वाले से कंपेयर करें तो। सो लुक्स के मामले में एक प्रॉपर एडवेंचर टूरर जो बाइक है ना, वैसा आपको लुक यहाँ पे दिया गया है। फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी ऑफ पार्ट्स की बात करें तो पुराने वाली हिमालयन 411 से कंपेयर करें तो इसमें ग्रेट इंप्रूवमेंट किया है रॉयल एनफील्ड ने। फिट एंड फिनिश जो है वो भी काफ़ी अच्छी है। थोड़ी सी जो क्वालिटी है स्विच गियर्स वगैरह की वो थोड़ी और इम्प्रूव की जा सकती थी। हालांकि ये भी गुड है, मतलब अच्छी है, बट ग्रेट नहीं है। जैसे स्पेशली ये जो बटन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये वाला, ये थोड़ा सा मुझे ऐसा ही मतलब लगा कि थोड़ी सी क्वालिटी और इम्प्रूव की जा सकती थी। बाकी और कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कंपनी ने कोई कंजूसी की है। और मेरा ये हेलमेट है एक्सोर का, और यहाँ पे मैंने TVS का जो इंटरकॉम है वो लगाया है। इसका अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो क्वालिटी जो पार्ट्स की है वो काफ़ी अच्छी है। फिट एंड फिनिश मुझे काफ़ी अच्छी लगी। हालांकि थोड़ा बहुत जो पार्ट्स वगैरह है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला जो पार्ट ये ऐसा हिलता रहता है और चलने के टाइम पे भी ये थोड़ा सा वाइब्रेशन करता है, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं इसकी हेडलैम्प के बारे में। सो रोशनी की बात करें तो देखो, जो बाइक है वो काफ़ी अच्छी रोशनी आपको दे देती है, स्पेशली जब आप सिटी राइड्स में इसको चलाते हो। बट अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको ज़्यादा ट्यूनिंग करना पसंद है, ओबियसली बाइक ट्यूनिंग के लिए बनी है, तो आपके लिए ये जो लाइट्स है ना ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग आपको लगेंगी, और आपको आफ्टर मार्केट जो लाइट्स है ना वो पक्का लगाना पड़ेगा। सिटी के लिए ठीक है बट नॉट ग्रेट, बट आप आराम से चला सकते हो सिटी लिमिट्स में। बट अगर आप नाइट राइड्स वगैरह करते हो तो आपको जो आफ्टर मार्केट लाइट्स वगैरह है वो पक्का लगाना पड़ेगा। बाकी जो इंडिकेटर्स वगैरह है उनकी क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। और वैसे अगर आप पीछे आओगे ना तो आपको यहाँ पे जो टेल लैंप है ना वो नहीं दिखेगी, बिकॉज टेल लैंप यहाँ से इन्होंने निकाल दी है। अब टेल लैंप को इंटीग्रेट कर दिया गया है इसकी जो इंडिकेटर्स है उसके अंदर। बाइक का जो इग्निशन है ना वो ऑन करके दिखा देता हूँ। अभी आप देखिए, सो बीच में जो आपको लाइट दिख रही है ना वो इंडिकेटर की है, और हज़ार्ड लाइट जब आप ऑन करते हो तो बीच वाली लाइट ऑन होती है। बाकी जब आप इग्निशन ऑन करते हो तो ये जो पूरी लाइट है ना ये आप देख सकते हैं ऐसी ऑन रहेगी। अब बात करते हैं टायर्स के बारे में। देखो सामने आपको 21 इंच का टायर मिलता है, गुड फॉर एडवेंचर, बैड रोड्स के लिए, स्ट्रेट लाइन के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे आपको मिलता है 17 इंच का टायर, और ये ड्यूल पर्पस टायर है। आप सिटी में चला सकते हैं, और आप अगर एडवेंचर करना चाहें या फिर ऑफ रोड करना चाहें तो भी आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप कॉर्नर लेते हो थोड़ा सा हाई स्पीड पे, जैसे 80-90 की स्पीड पे, जब आप थोड़ा सा बेंड मतलब लेते हो या फिर कर्व लेते हो, वो टाइम पे आपको जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत कम फील होता है। मैं थोड़ा सा इसको वेट सरफेस में चला रहा था तो एक जगह तो ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं गिर गया।
सो मुझे जो कॉर्नर का कॉन्फिडेंस है ना, ये टायर्स में उतना ज़्यादा नहीं है। फिर अगर आप अचानक से ब्रेक लगाते हो वो टाइम पे आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टायर्स उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं बाइक की जो ओवरऑल ब्रेकिंग की जो कैपेसिटी है उसको, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस बहुत कम आ रहा था। बाकी टायर्स ऑफ रोड के लिए, एडवेंचर के लिए, बैड रोड्स के लिए एकदम से परफेक्ट, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। एंड स्पेशली ये जो कलर है ना, इसके ऊपर जो आपको ये जो गोल्ड फिनिश मैं इसको कह सकता हूँ जो दिया गया है ना, उसकी वजह से बाइक बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। अब हम बात करते हैं ब्रेक्स के बारे में। तो भाई दिस हैज़ वेरी गुड ब्रेकिंग, इवन ऑन सडन ब्रेकिंग यू विल हैव कॉन्फिडेंस टू स्टॉप द व्हीकल। हालांकि थोड़ा सा जो टायर वाला पार्ट है जो आपको मैंने बता दिया, बट जो ब्रेकिंग है ना बहुत ही अच्छी है। मतलब इतनी बड़ी बाइक को रोकना, ऑलमोस्ट 196 किलो, इतनी बड़ी बाइक को रोकने के लिए ब्रेकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो भाई इसकी ब्रेकिंग बहुत ही अच्छी है। इट हैज़ दैट शार्प ब्रेकिंग, मतलब प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग जो होती है ना पुराने वाली की जो थी, उसके जैसे इसकी प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग नहीं है। मतलब यू हैव दैट फील वेर एवर यू वांट टू स्टॉप द व्हीकल, वहाँ पे गाड़ी मतलब रुक जाती है। ऐसा आपको लगता नहीं कि हाँ थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी ब्रेकिंग। ना मुझे सामने के ब्रेक से कोई दिक्कत आई, ना मुझे पीछे के जो ब्रेक है उससे कोई दिक्कत आई। सो इतनी बड़ी बाइक को रोकने के लिए ब्रेक बहुत ही अच्छे हैं। मतलब कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। अब हम बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ द बाइक आई वुड से। भाई आप कोई भी रोड पे चला लो, आप बैड रोड पे चला लो, आप चाहे आराम से चला लो, सीधी रोड पे चला लो, आप चाहे हाई स्पीड कर लो, कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। कहीं भी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि सस्पेंशन थोड़ा सा और स्टिफ हो सकता था या फिर सस्पेंशन थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता था। बहुत ही अच्छी सस्पेंशन की सेटअप यहाँ पे कंपनी ने आपको करके दी है। एंड सामने का सस्पेंशन आपको पता ही है, काफ़ी लॉन्ग ट्रैवल वाला सस्पेंशन है। तो अगर आप बैड रोड्स पे लेके जाते हो या फिर ऑफ रोडिंग वगैरह करते हो या फिर एडवेंचर टूरिंग करते हो, वो टाइम पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो मुझे सस्पेंशन को लेके कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इवन ऑन द हाई स्पीड एट 130-140 स्पीड ऑल्सो आपको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस ये सस्पेंशन देता है। बिकॉज देखो गाड़ी हैवी है, बाइक जो है ना वो हैवी है, तो इतनी बड़ी बाइक को हाई स्पीड पे स्टेबल रखना सबसे ज़्यादा जो रोल होता है ना वो होता है इसके सस्पेंशन का, उसके बाद में टायर्स वगैरह का। तो सस्पेंशन को लेके मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट सस्पेंशन सो फार ऑन एनी रॉयल एनफील्ड बाइक। अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इंजन के बारे में बात करने के टाइम पे मैं 2-3 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हीट के बारे में। सो ये जो इंजन है ना, ये कंप्लीट न्यू इंजन है। फर्स्ट सिंगल सिलेंडर 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जो आपको इंजन मिल रहा है वो यही बाइक पे मिलता है। इट्स कॉल्ड शेरपा। 40 bhp 40 Nm टॉर्क। सो टॉर्क एंड bhp ऑलमोस्ट सेम है। देखो भाई ये ट्रैफिक में हीट करता है एंड इफ़ यू आर नॉट राइडिंग विथ शूज एंड ऑल, आपको पक्का हीट फील होगी और अगर आप ट्रैफिक में चलाते हो। एंड इफ़ यू आर राइडिंग इन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक, ट्रस्ट मी ये इंजन हीट करता है। ये सिंगल सिलेंडर में सबसे बड़ा सीसी वाला इंजन है। सो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो हीट होगा, बट हीट इतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको चलाने में ही दिक्कत हो, मतलब आप मैनेज नहीं कर सकते। सो ये जो हीट है ना ये मैनेजेबल है एंड ऑन हाईवे दिस इज़ बटर स्मूथ, आपको कोई भी हीट का इशू नहीं आएगा। एनीवेज यू हैव ए ह्यूज रेडिएटर हियर। अब हम बात करते हैं इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में। सो हिमालयन 411 जो है ना उसमें टॉप एंड जो था ना वो बहुत अच्छा नहीं था। मतलब द मोमेंट यू हिट 110 उसके बाद में बाइक पूरी हिलना स्टार्ट हो जाती थी। बट दिस इंजन इज़ द किंग एंड टॉप एंड में तो भाई इतना ज़बरदस्त ये काम करता है। सो दिस इंजन इज़ मेड फॉर मिड एंड टॉप एंड, बट द कंसर्न इज़ ये जो है ना इंजन, ये लो आरपीएम में एकदम से डेड है। यू नीड टू रेव इट टू ऑल द वे टू 4000 आरपीएम टू गेट द पावर एंड टॉर्क। मतलब आपको 4000 आरपीएम तक इसको खींचना पड़ेगा एक डिसेंट टॉर्क ये इंजन से प्रोड्यूस करवाने के लिए। सो मेरे हिसाब से लो एंड टॉर्क जो है ना ये थोड़ा सा बेटर हो सकता था, बिकॉज पुराने वाली जो हिमालयन 411 है उसका यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट था कि उसमें आपको लो एंड टॉर्क बहुत अच्छा मिलता था। बट वहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि वो टॉप एंड के लिए नहीं बनी होती थी। मतलब आप हाईवे पे लेके जाओगे ना उसको तो वो 100-110 के बाद में खत्म हो जाएगी, मतलब हिलने लग जाएगी। बट ये जो है ना मिड आरपीएम में बहुत अच्छा पावर देती है, टॉप आरपीएम में भी बहुत तगड़ा पावर देती है। मतलब जो चीज़ उसमें मिसिंग थी वो इसमें मिलती है और उसमें जो चीज़ अच्छी थी वो यहाँ पे आपको नहीं मिलती है। इसमें लो एंड टॉर्क जो है ना वो बहुत ही कम है। ये थोड़ा सा इम्प्रूव यहाँ पे किया जा सकता था। एंड आप 6th गियर में एट 5000 आरपीएम आप आराम से 100 मेंटेन कर सकते हो एंड ईजिली आप मेंटेन कर सकते हो 90 से लेकर 120 km/h ऑन दी हाईवे अंडर 6000 आरपीएम इन 6th गियर। सो आराम से अगर आपको 100 एंड 110 की स्पीड में मेंटेन करनी है ना तो आप आराम से 5000-5500 आरपीएम पे मेंटेन कर सकते हैं 6th गियर में। लो स्पीड पे चलाना है तो आपको मिनिमम 20 km/h की स्पीड पे रहना पड़ेगा। अगर आपको सेकंड गियर भी यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज इसका जो गियर रेशियो है ना वो बहुत ही टॉल है। मतलब इतना टॉल है कि आप 45 km/h की स्पीड 5वें गियर से लेकर
155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में एक ही गियर में इसको लेके जा सकते हो। इतना टॉल इसका गियर रेशियो है। सो अगर आप इसको सिटी के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है इसको लो स्पीड में हायर गियर पे मेंटेन करने के लिए। बाकी इसका कंपटीशन तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जैसे स्क्रैम्बलर 400X है ट्रायम्फ की, वो थर्ड गियर में भी 15 की स्पीड पे चल पाती है। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये जो लो एंड टॉर्क है ना उसकी वजह से और जो टॉल गियर रेशियो है उसकी वजह से थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं इंजन स्मूथनेस एंड वाइब्रेशंस के बारे में। सो ये जो इंजन है ना ये वाइब्रेशन फ्री नहीं है। पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप 90 से लेकर 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलाते हो तो आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं, फुटपैक्स पे वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, हैंडल बार पे। एंड मैंने जैसे आपको बताया कि इसका जो एजी क्रूजिंग स्पीड है वो है 90 से लेकर ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर पर आवर की आप मेंटेन कर सकते हो। बट एट दैट RPM आपको फुटपैक्स पे वाइब्रेशंस आएंगे। उतना मतलब डील ब्रेकर नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं, बट यस आपको वाइब्रेशंस आते हैं। एंड दैट इज़ वेयर आई डोंट एक्सपेक्ट दिस इंजन टू वाइब्रेट बिकॉज 450cc का इंजन है भाई। सो ये इंजन से मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि अराउंड 5000 या 6000 RPM तक आराम से 110-120 की स्पीड में मेंटेन कर पाऊंगा ईजिली विदाउट एनी काइंड ऑफ बज और वाइब्रेशंस। बट यहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होते हैं एंड ये वाइब्रेशंस वही स्पीड पे फील होते हैं जहाँ पे आप एक ईजी क्रूजिंग स्पीड मेंटेन कर पाओ, जैसे कि 90 से लेकर 110 या 120 किलोमीटर पर आवर। बट अगर आपके लिए वाइब्रेशंस डील ब्रेकर है तो देन यू कैन लुक फॉर द ऑप्शंस। बट ये जो इंजन है ना ये थोड़ा सा रफ़ है, जो आपको पुराने वाली 411 हिमालयन में फ़ील आता था इंजन का, रफनेस का, वही फील आपको यहाँ पे आता है। अब हम बात करते हैं मनोवरेबिलिटी, मतलब कि आप सिटी में इसको अच्छे से राइड कर पाओगे या नहीं। देखो भाई, ट्रैफिक में अगर आप चला रहे हो तो ये हैवी फील होती है, इट फील्स हैवी, क्योंकि 196 किलो वज़न है, ऑलमोस्ट 3 से 4 किलो वज़न पुराने वाले से कम हुआ है। और अगर आप इसको स्लो चलाते हो स्पेशली ट्रैफिक में तो आपको मतलब हैवी लगती है, स्पेशली व्हेन यू वांट टू पुश इट, या फिर पार्किंग से निकालना है, या फिर अगर आप थोड़ा सा मोमेंटम लूज़ कर देते हो ना वो टाइम पे आपको ये जो वज़न है ना ये काफ़ी फील होता है। स्पेशली ये जो बाइक है ना ये लॉन्ग व्हील बेस वाली बाइक है, तो आपको थोड़ा सा वज़न को संभालने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपकी हाइट ज़्यादा नहीं है, मेरी हाइट है 5.8 फीट, तो मैं ये बाइक को आराम से कंट्रोल कर लेता हूँ। बट कई मोमेंट पर मुझे भी ऐसा लगा कि यार यहाँ पर थोड़ा सा वज़न फील हो रहा है, या फिर आप ट्रैफिक में स्लो चला रहे हो वो टाइम पे आपको पक्का वेट फील होगा। अगर आपको सिटी में ये बाइक को चलाना है तो ये हैवी फील कराती है। अब हम बात करते हैं सीट हाइट। सो भाई सीट हाइट जो है ना ये बहुत अच्छी है बाइक की, एंड कंपनी ने जो कस्टम ऑप्शन दिया है ना कि भाई आप एक सीट और ले सकते हो जहाँ पे आपको कम सीट हाइट मिलेगी। तो ये जो बाइक है ना ये अभी जो सीट आपको दिख रही है ये बाइक पे ये 805 mm वाली है। मतलब आप जो बाई डिफ़ॉल्ट सीट लेते हो ना बाइक के साथ वो होती है 825 mm की, तो उसको आप ऑल द वे 845 mm तक इंक्रीज़ कर सकते हो। बट ये जो सीट है ना ये 805 mm से लेकर 825 mm वाली सीट है। अगर आपकी हाइट 5.4 एंड 5.5 भी है तो आप ये जो 805 mm वाली सीट है ना ये ले सकते हो। एंड अगर आपकी हाइट जैसे 5'10", 5'11" है, आप थोड़ा ज़्यादा टॉल हो तो आप जो 825 mm वाली सीट है ना वो आप ले सकते हैं, जिसमें अगर आपको और ज़्यादा सीट की हाइट बढ़ानी है तो आप 845 mm भी उसको कर सकते हो। एंड सीट को एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है ना वो बहुत इजी है। मैंने इसका एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको मैं पिन कमेंट में नीचे डाल दूंगा। सो वहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप इसकी सीट हाइट बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो। आपको ये लो राइड वाली सीट चाहिए ना, ये आपको एज एन एसेसरी लेनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सीट कंफर्ट के बारे में। सो ये जो सीट है ना ये 805 mm वाली सीट हाइट है। इट इज़ गुड फॉर 80 to 90 किलोमीटर पर आवर ऑन ए सिंगल स्ट्रेच। बट ये जो सीट है ना स्पेशली 805 mm जो लो सीट है, दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर लॉन्ग राइड्स। 80-90 किलोमीटर्स के बाद में यू विल स्टार्ट गेटिंग बर्निंग सेंसेशन ऑन योर बैक, मतलब आपका बैक है ना वो एकदम से ईचिंग करना स्टार्ट कर देगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो 825 mm या जो 845 mm वाली सीट की हाइट जो बता रहा था ना वो वाली आप ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको बेटर फील देगी। बट ये वाली जो सीट है ना ये आपको थोड़ा सा दिक्कत देगी जब आप 100+ किलोमीटर इसको लेके जाते हो। मैंने खुद पर्सनली एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार इसको लेके गया हूँ मैं। 100 किलोमीटर मैंने एक स्ट्रेच में किया और मुझे बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट हो गया था। हालांकि सीट का जो सीटिंग वगैरह है ना वो काफ़ी अच्छी है, 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं सीटिंग पोस्चर के बारे में। तो भाई सीटिंग पोस्चर बहुत ही कंफर्टेबल है, स्पेशली जो वाइड हैंडल बार है थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है, उसकी वजह से आपको ना तो हाथों को ज़्यादा स्ट्रेच करके बैठना पड़ता है और ना ही आपको थोड़ा सामने झुक के बैठना पड़ता है। एकदम से स्ट्रेट सीटिंग पोस्चर है इसका, चाहे राइडर हो या फिर पिलियन, दोनों ही आप आराम से बैठ सकते हो और आपको एम्पल ऑफ स्पेस मिलता है। बट 2 लोग आराम से बाइक पे बैठ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप टूरिंग करो चाहे आप सिटी में राइड करो, आपको कोई सीटिंग पोस्चर को लेकर दिक्कत नहीं होने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 230 mm।
आप कहीं भी इसको लेके जाओ, पहाड़ों पे लेके जाओ, बैड रोड पे लेके जाओ, एडवेंचर करो, इससे कुछ भी करो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने इसको बहुत चलाया है, पिलियन के साथ भी चलाया है और बहुत सारी बैड रोड्स पे भी चलाया है, गड्ढों में भी चलाया है। ये बाइक कभी भी टच नहीं हुई, मतलब इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना, ये बेस्ट इन द क्लास है। मतलब इससे ज़्यादा क्या ही ग्राउंड क्लियरेंस होगा ये इस इंजन सीसी सेगमेंट में। सो ग्राउंड क्लियरेंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड फिर भी अगर आपको दिक्कत होती है, कहीं आप बैड रोड्स पे लेके जाते हो, तो नीचे आपको ये जो प्लेट है ना, आपको दिख रही है ना, ये बेस प्लेट, ये आपको हेल्प करेगी। एंड बट अगर आप किसी को हिट भी करते हो ना नीचे, अगर कोई पत्थर वत्थर को, तो यहाँ पे आपको बेस प्लेट दिया गया है, वो आप की बाइक को सेफ रखेगा। सो अब हम बात करते हैं इसके गियर बॉक्स के बारे में। तो दिस इज़ द बेस्ट गियर बॉक्स फ्रॉम रॉयल एनफील्ड। गियर शिफ्ट काफ़ी स्मूथ है एंड क्लच का जो पुल है वो भी उतना मतलब हार्ड नहीं है, क्लच का जो पुल है वो भी लाइट है। बट दिक्कत यहाँ पे क्या होती है पता है, बहुत बार मुझे इसका जो गियर है ना वो न्यूट्रल में जाता हुआ दिखाई दिया। मतलब अगर आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में शिफ्ट करते हो तो फॉल्स न्यूट्रल मुझे बहुत बार फील हुआ। अब हम बात करते हैं क्लच के बारे में। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि क्लच का जो पुल है वो काफ़ी लाइट है। आई गॉट यूज टू इट विद इन ए डे और 2। उसके बाद मुझे उसका जो क्लच का पुल है वो उतना हैवी लगा नहीं। अब हम बात करते हैं इसके फुट पैक्स के प्लेसमेंट की। सो फुट पैक्स का जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी सही जगह पे है। अगर आप लॉन्ग राइड वगैरह करते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कंफर्टेबल राइड मिल जाएगी। बट जब आप साइडलिंग करते हो ना, वो टाइम पे आपको थोड़ा सा जो हैंडल बार है ना, वो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा हाइट उसका कम है, थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता था। मतलब आपको थोड़ा सा सामने बेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको वो टाइम पे थोड़ा सा फील होगा कि हाँ, थोड़ी सी जो हैंडल बार की पोजीशन है ना वो थोड़ी और ऊपर हो सकती थी। एंड फुट पैक्स के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे ये रबर का पार्ट लगा है, उसको आप नीचे से ऐसे खोलना पड़ेगा तभी ये बाहर निकलेगा। अगर आप ऑफ रोड वगैरह ज़्यादा करते हो तो वो टाइम पे आप इसको हटा सकते हो ताकि आपको और ज़्यादा यहाँ पे ग्रिप मिल सके। अब हम बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। पहले आपको बता दूं, दिस बाइक गिव्स द बेस्ट माइलेज इन 450 सीसी इंजन सेगमेंट। इट गिव्स इजीली 28, ये सिटी में 28 प्लस का माइलेज देती है एंड हाईवे पे 34 से लेकर 35 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देती है। आप इजीली एक फुल टैंक पे 500 किलोमीटर की राइड कर सकते हो हाईवे पे एंड ऑलमोस्ट 470 से लेकर 475 किलोमीटर पर जो फुल टैंक है उस पर आप कर सकते हो। मतलब 475 किलोमीटर आराम से एक सिंगल टैंक पे आप सिटी में कर सकते हो। अब हम बात करते हैं टॉप स्पीड के बारे में। भाई मैंने इस पर टॉप स्पीड की थी 166 किलोमीटर पर आवर की। इट हैज़ टॉल गियर रेशियो और गियर रेशियो इतना टॉल है कि आप 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड फिफ्थ गियर में मेंटेन करके 155 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक ही गियर में मेंटेन कर सकते हो फिफ्थ गियर में। एंड इवन एट दैट स्पीड, मतलब इवन एट द स्पीड ऑफ 130 और 120, दिस बाइक इज़ वेरी मच स्टेबल। अब हम बात करते हैं सिस्टम कंसोल के बारे में। तो ये जो सिस्टम कंसोल है ना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। हालांकि वीडियो में आपको थोड़ा सा छोटा दिख सकता है बट ये काफ़ी बड़ा है। अगर आप रियल लाइफ में इसको देखोगे, थोड़ा सा फ्लिकरिंग हो रहा है ना, ये मेरे कैमरा का जो FPS है उसकी वजह से हो रहा है। बाकी इसमें कोई फ्लिकरिंग नहीं होती है। दिखने में काफ़ी अच्छा है। इट हैज़ ऑल द डिटेल्स, सब की सब डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई जाती है। आपको ये जो बटन दिया गया ना यहाँ पे, इसको यूज़ करना है। भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, अभी भी आप देख लीजिए, मैंने इसको सिटी में चलाया है और माइलेज दिखा रहा है 31.5 किलोमीटर पर लीटर। ये आप देखिए, और पूरी की पूरी डिटेल्स आपको यहीं पे मिल जाती हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे 29.2 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है एंड रेंज अभी बची है 19 किलोमीटर्स की। सो जितनी भी डिटेल आपको चाहिए एक बाइक से, प्रैक्टिकल डिटेल जब आप राइड करते हो बाइक को, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। RPM मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिलता है, स्पीड आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो बटन है ना, इनको आप चाहो तो यूज़ करके बाकी का जो मोड्स वगैरह है वो चेंज कर सकते हो। एंड अगर आपको स्क्रीन का जो व्यू चेंज करना है तो उसका आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। ये देखो, मैंने स्क्रीन का जो है ना व्यू चेंज कर दिया है। अब ये बाइक के बारे में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ बताता हूँ। जो भी डिजिटल मीटर होते हैं ना, उनमें क्या है, थोड़ा बहुत जैसे माइलेज वगैरह दिखाता है या फिर फ्यूल रेंज दिखाता है, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिखाता है। बट दिस बाइक हैज़ द मोस्ट एक्यूरेट माइलेज फिगर्स, मोस्ट एक्यूरेट पेट्रोल इंडिकेशन। अगर ये 19 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है ना, अभी आप देख सकते हैं, शायद आपको दूर से मुझे दिखाना पड़ेगा। सो एग्जैक्टली आपको 19 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। इससे थोड़ी ज़्यादा मिल सकती है बट इससे कम नहीं मिलेगी। एंड जो रेंज दिखाती है नॉर्मली या फिर पेट्रोल का इंडिकेशन देती है, वो एकदम से एक्यूरेट देती है। मतलब इतना एक्यूरेट मीटर मैंने कोई भी बाइक पे आज तक नहीं देखा है। तो आपको मिनिमम जो यहाँ पे रेंज दिखाती है उतना आपको मिलता ही मिलता है, उससे ज़्यादा ही मिलता है। एंड एक बार जब जो फ्यूल का इंडिकेशन का लाइट आ जाती है ना यहाँ पे, उसके बाद में आप ये बाइक को 85 से लेकर 90 किलोमीटर की रेंज आराम से निकलवा सकते हो। मतलब एक बार जब आपको वार्निंग आ जाती है कि भाई पेट्रोल भराओ, तो उसके बाद में जो रिजर्व में पेट्रोल रहता है ना, उससे आप 85 to 90 किलोमीटर आराम से ये बाइक को चला सकते हो। अब आपको मैं बेस्ट चीज़ें ये बाइक की बताता हूँ कि भाई ये हिमालयन 450 में सबसे बेस्ट चीज़ें जो है मुझे कौन सी लगी।
ये जो बाइक है ना, इसमें आपको बेस्ट क्लच मिलेगा रॉयल एनफील्ड की तरफ से। मतलब कोई भी आप इनकी बाइक चला लो, सबका जो क्लच है ना वो हैवी फील देगा, बट यहाँ पे जो 450 का क्लच है ना वो काफ़ी लाइट फील कराएगा। ये जो बाइक है ना, यू कैन राइड दिस बाइक ईजिली एट द स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही स्टेबल रहती है, आपको ऐसा फील ही नहीं आता कि आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसको चला रहे हो। अगला पॉइंट है इसका लुक्स। इट लुक्स ब्यूटीफुल। आप कहीं भी इसको पार्क करोगे तो लोग आपको आके पक्का पूछेंगे कि भाई कहाँ से आपने बाइक ली। मतलब ये हिमालयन 450 न्यू बाइक है तो ऑब्वियसली लोगों को उतना आइडिया नहीं है, एंड आई कैची है। ऑन रोड जो प्रेजेंस है बाइक की वो काफ़ी अच्छी है। इसके बाद में जो एक और अच्छी चीज़ मुझे लगी वो है सीट हाइट एडजस्टेबिलिटी। मतलब कंपनी ने बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन दिया है कि आप सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो। स्पेशली कई लोग इसलिए बाइक नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी हाइट है ना उतनी अच्छी नहीं होती है, बट ये बाइक की सीट हाइट है ना वो आप एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि आपको जो लो राइड वाली सीट है ना उसके लिए अलग से पे करना पड़ेगा, वो एक्सेसरी की जैसे आती है, बट एक ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और मीटर कंट्रोल जो है ना ये बाइक का वो बहुत अच्छा मुझे लगा। हालांकि पुराने वाला मीटर कंट्रोल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें लगाते तो और अच्छा लगता, बट ये दिस इज़ द बेस्ट लुकिंग सिस्टम कंट्रोल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड अभी तक। मतलब अगर आप देखोगे ना तो सबसे अच्छा इसका मीटर कंट्रोल है। एंड और एक चीज़ मुझे जो सबसे अच्छी लगी वो है इसका सस्पेंशन। भाई आप कहीं भी चला लो, कोई भी बैड रोड पे, अच्छी रोड पे या फिर ख़राब रोड पे कहीं भी चला लो, सस्पेंशन बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या ये बाइक में इम्प्रूवमेंट किए जा सकते थे और क्या क्या मुझे ये बाइक में अच्छा नहीं लगा। मतलब थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट हर एक बाइक में गुंजाइश होती है करने की, और हिमालयन भी वो चीज़ में पीछे नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो है स्केरी साउंड। मतलब जब आप अचानक से ब्रेक मारते हो ना वो टाइम पे यहाँ से सस्पेंशन से एक आवाज़ आती है ठुड, मतलब ज़ोर से आपको फील होती है कि ऐसा लगता है कि कुछ यहाँ पे टकराया है। तो वो एक चीज़ आपको फील होगी जब आप अचानक से ब्रेक मारोगे। तो दूसरी चीज़ है कि इंजन है ना थोड़ा सा और स्मूथ हो सकता था, स्पेशली जब आप स्वीट स्पॉट जो इसका 90 से लेकर 110 या 120 का है, तो वो टाइम पे आप जब इस बाइक को पूरे दिन चलाते हो तो थोड़ा सा इंजन और स्मूथ हो सकता था, बिकॉज थोड़ा सा आपको रफ फील वो टाइम पे आती है। एंड साथ ही साथ जो फुटपैक्स है उसके ऊपर आपको वाइब्रेशंस फील होते हैं जो आपको थोड़े दिन ज़्यादा फील होंगे, उसके बाद में यू विल गेट यूज्ड टू इट। अगली चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो है टायर्स। मतलब जब आप कॉर्नर वगैरह करते हो, थोड़ा सा टेढ़ा करते हो बाइक को, या फिर हाई स्पीड पे, थोड़ा सा हाई स्पीड पे जैसे 80-90 पे इसको टर्न करते हो, तो वो टाइम पे टायर से कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा नहीं आता है। हालांकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट इसमें किया जा सकता था। एंड इसके बाद में इसका जो साइड स्टैंड है ना वो काफ़ी लो है, मतलब बहुत ही नीचे है। स्पेशली जब आप कभी स्लोप पे पार्क कर देते हो तो वो टाइम पे आपको बाइक को उठाना मुश्किल हो जाता है। एंड अगर आपके पास लोड है, मतलब पैनियर्स वगैरह लगाए हैं, तो वो टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी इसको उठाने में, बिकॉज साइड स्टैंड है वो काफ़ी मतलब नीचे है, काफ़ी छोटा है। इससे क्या है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा उधर झुक जाती है। उसके बाद में सेम फिर से इंजन के बारे में बात करेंगे कि इसका जो लो एंड टॉर्क है ना वो मिसिंग है। एंड उसकी वजह से मुझे लगता है कि जब आप ऑफ रोड वगैरह करते हो जहाँ पे आपको इनिशियल आरपीएम में और इनिशियल जो टॉर्क है वो ज़्यादा चाहिए, जो आपको पुराने वाली हिमालयन 411 में मिलता था, वो यहाँ पे मुझे मिसिंग लगता है। अगला एक कंसर्न मुझे क्या लगा कि इसका जो गियर रेशियो है ना वो काफ़ी टॉल है। तो अगर आप सिटी में चलाते हो वो टाइम पे आपको लो स्पीड में लो गियर में ही रहना पड़ता है। आप थर्ड गियर में शिफ्ट करना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 30 की स्पीड पे ये बाइक को चलाना पड़ेगा। सो हाईवे के लिए ठीक है, बट आप इसको सिटी में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको लो गियर में ही रहना पड़ेगा। उसके बाद में जब आप 70-80 की स्पीड पे चलाते हो ना, तो यहाँ जो फेयरिंग है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले, इससे आवाज़ आती है, मतलब रेटलिंग साउंड आती है। स्पेशली जब आप थोड़ा ज़्यादा हायर आरपीएम में इसको खींचते हो ना, तो यहाँ पे दोनों तरफ से आवाज़ आती है। मुझे लगता है कि वो जो आवाज़ है ना ये इस चीज़ की है, ये जो प्लास्टिक का पार्ट लगाया है इसकी वजह से आ रही है, बट मुझे आवाज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। सो रेटलिंग साउंड पुराने वाली जो 411 थी इसमें भी आती थी और इसमें भी आती है। अगला पॉइंट है कि ये जो बाइक है ना ये लॉन्गर व्हील बेस होने की वजह से इसका जो वज़न है ना वो काफ़ी ज़्यादा फील होता है। आप कोई भी सिचुएशन में इसको चला लो, आपको वेट ऑलवेज़ फील होता रहेगा। अगला जो इम्प्रूवमेंट मुझे लगता है कि किया जा सकता था वो है इसकी हार्ड सीट। मतलब आप 80-90 किलोमीटर चलाओगे उसके बाद में आपको बैक पेन आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आप बैक जो है ना आपका वो हर्ट करना और बर्निंग सेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 पॉइंट्स और है जो आपको बता देता हूँ, जो आपको प्रैक्टिकली काम कब आएंगे जब आप टूरिंग वगैरह कर रहे हो। इसका जो विंडशील्ड है ना ये मुझे लगता है कि सिर्फ लुक्स के लिए है, ये ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट आपको ऐसा करती हुई दिखाई नहीं देगी, बिकॉज जब आप हाई स्पीड पे जाते हो तो आपको विंडशील्ड की ज़रूरत पड़ती है। मतलब बड़ी विंडशील्ड आपको चाहिए, तो आपको विंड ब्लास्ट लगेगा ये वाली विंडशील्ड पे। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी एक बड़ी विंडशील्ड होती थी तो ये बाइक थोड़ी और ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती थी। वैसे आपको आफ्टर मार्केट मेरे हिसाब से
जो विंडशील्ड वगैरह वो मिल जाएंगी। अब 2-3 ऑप्शन और हैं जो मुझे लगता है कि इसमें लगाए जा सकते थे फीचर्स, क्योंकि यू आर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग 3.6 लैक्स एंड ये एडवेंचर टूरिंग बाइक है। सो पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई इसके अंदर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल मिलना चाहिए था। आप स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल दे सकते थे, बिकॉज व्हेन समवन इज स्पेंडिंग 3.5 लाख रुपीज़ दे एक्सपेक्ट कि इतनी पावरफुल बाइक के ऊपर ट्रैक्शन कंट्रोल रहना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि एडवेंचर टूरर आप बाइक जब बनाते हो ना, तो भाई एक क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन और डाल देते, बिकॉज लोग फॉर श्योर ये बाइक को लेके जाएंगे, दिन में 1000 किलोमीटर भी करेंगे, 800 किलोमीटर भी करेंगे, 500 भी करेंगे। तो वो टाइम पे मुझे लगता है कि स्ट्रेट हाईवे पे क्रूज़ कंट्रोल का एक ऑप्शन होता तो और मज़ा आता। तो ये सब ऑप्शन इस पर आपको मिसिंग लगते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था ये बाइक के साथ। 1600 किलोमीटर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपके साथ मैंने शेयर किया है। अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में, कुछ भी जो मैंने ये वीडियो में इंक्लूड नहीं किया है, तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हैं। नीचे आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आपको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा ये बाइक पे। नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो प्लीज़ नीचे मेंशन ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एंड जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आपको कोई भी बाइक का स्पेशली वीडियो बनवाना है मेरे से, तो आप नीचे एक कमेंट करके मुझे वो बाइक का नाम बता दीजिए, मैं वही बाइक का आपके लिए वीडियो बना दूंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट।